इसमें दो या दो से अधिक सदस्य होंगे तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे सदस्य जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कोई एक बिंदु है, यहाँ से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, इसका नाम है बी वेक्टर, और भी वेक्टर है, इसका नाम है सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो हमारे सह आदिम सदस्य हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे चैनल एम के क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वेक्टर सदिश बीजगणित के बारे में। तो आपने बहुत सारे चैप्टर पहले पढ़ भी रखे होंगे, यदि नहीं पढ़ रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको एक एक करके सभी चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा और आपको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेके वो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश बीजगणित के बारे में। सदिश बीजगणित क्या होता है कि दो हमने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ रखे हैं वो किसी ना किसी चैप्टर से रिलेटेड थे। हर चैप्टर किसी ना किसी से रिलेटेड था। जैसे हमारा समाकलन है वो अवकलन से रिलेटेड था। ठीक है, और लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है सदिश। अब ये सदिश वेक्टर जो एक नए सिरे से शुरू होगा। यदि आपने पिछले चैप्टर अच्छे से पढ़ भी नहीं रखे हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा। तो बस आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको बताऊं उसको ध्यानपूर्वक देखना है और अपने कॉपी में नोट करते चलना है। ठीक है, चलो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सदिश। सदिश देखिए, हमको जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ में केवल जो है हम क्या पढ़ते हैं, कोई राशि पढ़ते हैं, कोई भी राशि पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं ये राशियां होती क्या हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पहले पढ़ भी रखा होगा, कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो चलिए पहले देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि क्या होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ भी रखा है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा, ठीक, परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, हम उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। लेकिन वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, हम उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे पहले देखिए, यदि हम आपसे कहें ऊंचाई कि सर आपकी ऊंचाई क्या है, तो हमारी ऊंचाई जो भी है, चाहे हम यहाँ रहें तब भी वही ऊंचाई होगी, नॉर्थ में जाएं तब भी वही ऊंचाई होगी, और साउथ में जाएं तब भी वही ऊंचाई होगी। ठीक है ना। तो यानी कि ऊंचाई कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और हम यदि आपसे देखो, हम कहें वल, हम आपसे कहें वल, तो वल जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे यदि बल लगाएं, यदि इस ऑब्जेक्ट पर बल लगाएं, यदि हम यहाँ से इस तरफ बल लगाते हैं, यहाँ से इस तरफ बल लगाते हैं, तो जो वस्तु है यहाँ विस्थापित होगी, और यदि बल यहाँ से इस तरफ लगाते हैं तो वस्तु इस तरफ विस्थापित होगी। यानी कि बल के लिए दिशा की आवश्यकता है, यानी कि बल एक सदिश राशि है और जो ऊंचाई है, ऊंचाई एक अदिश राशि है। और जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए, तो क्या हमने ये पूछा आपसे कि दिशा है? हम आपसे नहीं पूछेंगे कि हमको दिशा के लिए है। लेकिन यानी कि जो चाल है, चाल भी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। और वेग एक सदिश राशि है। ठीक, तो आपको सदिश और अदिश राशियों को पहचानने के लिए क्या करना है, अपने दिल से पूछना है। यदि उसमें दिशा की आवश्यकता होगी, तो वह सदिश राशि होगी, नहीं तो वह अदिश राशि होगी। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को ही हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या है, चलिए तो अब देखते हैं सदिश का निरूपण कि हम किसी भी सदिश का निरूपण कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम जो सदिश है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सदिश का भी निरूपण देखें, सदिश का निरूपण
यदि सदस्य का निरूपण देखें तो देखिए हमारे जो हम मैथ वाले बच्चों के लिए जो सदस्य है, सदस्य की केवल इतनी सी बात है, जो सदस्य है एक डायरेक्टेड लाइन है। हम मैथ वालों के लिए जो सदस्य है एक डायरेक्टेड लाइन है, एक ऐसी लाइन जिसमें दिशा होती है, एक ऐसी लाइन जिसमें दिशा होती है, उसे हम सदस्य कहते हैं। हमने फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं सदस्य के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमारे नज़रों में जो सदस्य है, सदस्य केवल इतनी है कि जो सदस्य है वो एक डायरेक्टेड लाइन है। ठीक है, सदस्य एक डायरेक्टेड लाइन है। तो देखिए एक डायरेक्टेड लाइन है, इसमें देखिए दूसरे हैं, एक ए है और एक ए है। इसे कहते हैं प्रारंभिक सिरा, प्रारंभिक सिरा या प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। एक प्रारंभिक बिंदु है और एक अंतिम बिंदु है। तो देखिए मानते हैं कि यदि ये प्रारंभिक बिंदु ए है, प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो इसे लिखेंगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर। यदि यहाँ उल्टा हो जाए कि जो प्रारंभिक बिंदु है वो बी हो जाए, प्रारंभिक बिंदु बी और अंतिम बिंदु ए हो जाए, तो इसे लिखेंगे बी ए वेक्टर, इसे बी ए वेक्टर। ऐसे हम सदस्य को निरूपित करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु और बाद में अंतिम बिंदु। पहले प्रारंभिक बिंदु, देखिए यहाँ पहले हमने लिखा प्रारंभिक बिंदु ए और फिर अंतिम बिंदु बी, और उस पर एक तीर जो हमारा सदस्य है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या है, देखिए अब क्या है कि जो सदस्य है, यदि हम मान के लो कोई आर वेक्टर है, कोई आर वेक्टर है, इसे लिखें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम ऐसे किसी भी सदस्य को निरूपित कर सकते हैं, हम ऐसे इस रूप में किसी भी सदस्य को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जो आर वेक्टर कोई वेक्टर होगा, जैसे ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, के कैप। ठीक है ना। अब क्या है कि जो सदस्य है, सदस्य के कुछ सदस्य का परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालें, यदि सदस्य का परिमाण निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो देखिए सदस्य का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, सदस्य का किसी भी सदस्य का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का मॉड। आर वेक्टर का मॉड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, यह है किसी भी सदस्य का परिमाण निकालने का फॉर्मूला। यदि किसी भी सदस्य का हमको परिमाण निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका रूट, ये हमारे सदस्य का क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक है, अब क्या है देखिए, अब है सदस्य के प्रकार। सदस्य के प्रकार, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी बिंदु, कोई पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदस्य, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है, उसे हम स्थिति सदस्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मानकर चलते हैं ए हमारे एक्सेज हैं, ए हमारे एक्सेज हैं, ए एक्स अक्ष है, ए वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पर तीनों अक्ष मिलते हैं उसी को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को हम स्थिति सदस्य कहते हैं। ठीक है, मानकर चलते हैं यहाँ पर कोई बिंदु x, y, z होगा, तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0, तो स्थिति सदस्य क्या होगा? इसे आर वेक्टर मानते हैं, आर वेक्टर। तो स्थिति सदस्य क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, ये है स्थिति सदस्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप साथ साथ ये जो भी चीज़ें हैं नोट करते चलिए, इससे आपके नोट्स भी कंप्लीट होंगे और जिससे आपको रिवीजन के टाइम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और यदि आपको बाद में नोट्स बनाने हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बाद में इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो
अब सदस्य के कुछ प्रकार देखते हैं। तो हमारे सामने जो सदस्य के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शून्य सदस्य, एकांक सदस्य, सह आदिम सदस्य, समसंरेखी सदस्य, समान सदस्य और स्थिति सदस्य। ठीक है, शून्य सदस्य, एकांक सदस्य, सह आदिम सदस्य, समसंरेखी सदस्य, समान सदस्य और स्थिति सदस्य, जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ये सदस्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, एक ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, उसे हम कहते हैं शून्य सदस्य। जैसे यदि हम कोई सदस्य लिखें, ऐसे ये हमारा एक सदस्य है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उस सदस्य को कहते हैं शून्य सदस्य। ठीक है, जैसे यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो जाए, ए हो जाए, यानी कि जो ए है ये बी के पास पहुंच जाए, जो ए है ये बी के पास पहुंच जाए, तो हम इस स्थिति में कहेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर है ये शून्य वेक्टर है। ठीक है, जीरो वेक्टर है या शून्य सदस्य है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा सदस्य जिसका परिमाण जीरो हो, एक ऐसा सदस्य जिसका परिमाण जीरो है उसे हम शून्य वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है एकांक सदस्य। एकांक सदस्य क्या होता है, एक ऐसा सदस्य जिसका परिमाण एक हो, एक ऐसा सदस्य जिसका परिमाण एक हो, उसे हम एकांक सदस्य कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है सह आदिम सदस्य क्या होते हैं, ऐसे सदस्य दो या दो से अधिक ऐसे सदस्य जिसके प्रारंभिक बिंदु समान हो, जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हो, उन्हें हम सह आदिम सदस्य कहते हैं। जैसे यदि मान के चलिए एक बिंदु है, यहाँ से एक सदस्य है, इसको नाम देते हैं ए वेक्टर, और यही इसी जो प्रारंभिक बिंदु है ए बी वेक्टर का भी सेम, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु यदि समान है तो हम उन्हें कहते हैं सह आदिम सदस्य। जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो उन्हें हम कहते हैं सह आदिम सदस्य। ठीक है, और अब समसंरेखी सदस्य क्या होते हैं, वे सदस्य जो एक दूसरे के समांतर हों, वे सदस्य जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उन्हें हम कहते हैं समसंरेखी सदस्य। ठीक है, और अब क्या है समान सदस्य, वे सदस्य जो जिनकी दिशा और परिमाण समान हो, ऐसे सदस्य जिनकी दिशा और परिमाण समान हो, ऐसे सदस्य को हम समान सदस्य कहते हैं। ठीक है, और स्थिति सदस्य क्या होते हैं, स्थिति सदस्य अभी हमने आपको बताया, स्थिति सदस्य होते हैं जो किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है, मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है, ऐसे सदस्य को हम कहते हैं स्थिति सदस्य। ठीक है, चलिए तो हम इनको लिख देते हैं। पहले सबसे पहले है शून्य सदस्य। शून्य सदस्य क्या होता है, ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो। ठीक है, ऐसे सदस्य को हम कहते हैं शून्य सदस्य। एक ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो, मतलब एक ही बिंदु पर हो, मतलब जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो, उसे हम कहते हैं शून्य सदस्य। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऐसा सदस्य जिसका परिमाण जीरो हो, उसे शून्य सदस्य कहते हैं। ठीक है, और एकांक सदस्य क्या है, ऐसा सदस्य जिसका परिमाण एक हो। ठीक है, और सह आदिम सदस्य, देखो सह आदिम सदस्य में क्या है, इसमें दो या दो से अधिक सदस्य होंगे, तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे सदस्य जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कोई एक बिंदु है, यहाँ से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, इसका नाम है बी वेक्टर, और भी वेक्टर है, इसका नाम है सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो हमारे सह आदिम सदस्य हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद है समसंरेखी सदस्य।
सम संरेखी सदस्य, या इसको कहते हैं संरेख सदस्य, संरेख सदस्य। ठीक है, तो सम संरेखी सदस्य क्या होते हैं? वे सदस्य जो एक दूसरे के समांतर हो। वे सदस्य जो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे सदस्य को हम कहते हैं समसंरेखी सदस्य या संरेखी सदस्य। ठीक, अब क्या है समान सदस्य? समान सदस्य क्या है? वे सदस्य जिनका परिमाण तथा दिशा समान हो। वे सदस्य जिसका परिमाण और दिशा समान हो, ऐसे सदस्य को हम समान सदस्य कहते हैं। जैसे मान के चलिए ए वेक्टर है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और वी वेक्टर है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप। तो यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदस्य हैं, तो इसके लिए क्या होगा? एक्स के लिए होगा एक्स बराबर एक्स वन, वाई बराबर वाई वन और जेड बराबर जेड वन। ठीक है, यदि ये बराबर हैं तो ही ये समान सदस्य होंगे। इस पे एक क्वेश्चन भी आते हैं, चलिए हम अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले ये स्थिति सदस्य और देख लेते हैं। तो स्थिति सदस्य क्या होता है? स्थिति सदस्य, देखो स्थिति सदस्य क्या होता है कि किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को ही स्थिति सदस्य कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है उसे ही हम स्थिति सदस्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई ये हमारा एक्सेस है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहाँ पर मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पे सारे अक्ष मिलते हैं वही उसी को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु होगा x, y, z। ठीक, तो इस बिंदु की जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है इसे हम कहते हैं स्थिति सदस्य। मान के चलते हैं ए बिंदु P है, ए मूल बिंदु को O से लिखते हैं, तो हमारा OP वेक्टर क्या आएगा? OP वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया? ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं जो हमारा वेक्टर है उसका दिक् क्वेश्चन, जो हमारा वेक्टर है उसके दिक् क्वेश्चन। तो ये दिक् क्वेश्चन क्या होते हैं? ये दिक् क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये वेक्टर है उसके द्विक कोण क्या होते हैं, द्विक कोण। तो यदि हमारे पास कोई वेक्टर है, यदि कोई वेक्टर है आर वेक्टर, यदि कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यदि हमारे पास ये कोई वेक्टर है, यदि हमारे पास ऐसा कोई एक वेक्टर है और उसके हम देखें द्विक कोण, दिक् कोसाइन को पढ़ने से पहले दिक् कोण क्या होते हैं ये देखते हैं। तो देखिए दिक् कोण क्या होते हैं कि यदि कोई सदस्य है और यदि कोई सदस्य है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। तो यदि कोई वेक्टर है, ये है मान के चलते हैं हमारा आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर है। तो द्विक कोण क्या होते हैं? जो द्विक कोण हैं हमारा क्या होते हैं? जो एक्सेस के साथ, जो एक्सेस है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, इनके साथ जो कोण बनते हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं द्विक कोण। जो हमारा सदस्य है वो एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा, वाई अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा और जेड अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता है। इन कोण को ही हम कहते हैं द्विक कोण। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये। जो मानकर चलते हैं जो हमारा एक्स अक्ष है हमारा वेक्टर उसके साथ अल्फा कोण बनाता है। क्या? अल्फा कोण बनाता है। और जो वाई अक्ष है उसके साथ बीटा कोण बनाता है। और जो
जेड अक्ष है उसके साथ गामा कोण बनाता है। ठीक है, तो हमारे द्विकोण क्या होंगे, ये जो द्विकोण होंगे अल्फा बीटा और गामा होंगे। अल्फा बीटा गामा है जो वही क्या है, हमारे द्विकोण है। ठीक है, और अब देखते हैं दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन का मतलब है कि हमको जो द्विकोण है उनके साथ कॉस लेना है। तो ये हमारे द्विकोण क्या होते हैं, द्विकोण होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम कहते हैं द्विकोसाइन। ठीक है, द्विकोण क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे द्विकोण तो हमको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछे दिक्कोसाइन तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इनकी देखते हैं, इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं। यदि हमको क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, यदि क्वेश्चन में हमको एंगल दे रखा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमको एंगल नहीं दे रखा, क्वेश्चन में हमको एंगल नहीं दे रखा है, तो देखिए इनको निकालने के लिए क्या तरीका है, हम आपको इसकी प्रूविंग पे नहीं ले जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी प्रूविंग चाहिए तो आप कमेंट करना, हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में इसका प्रूविंग भी बता देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए एक यदि हम जो कॉस अल्फा है इसको एल माने और कॉस बीटा को एम माने और कॉस गामा को एन माने। ठीक है, तो देखिए इनको निकालने का तरीका क्या होता है कि जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है एक्स अपॉन जो हमारा सदस्य है उसका परिमाण। ठीक है, और कॉस बीटा होता है वाई अपॉन इसका परिमाण, और कॉस गामा होता है जिसको एन कहते हैं, ये होता है जेड अपॉन इसका परिमाण, वेक्टर का परिमाण। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और वाई इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब क्या है, देखिए यदि हम इसको लिखें एल इक्वल टू होगा एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और एम इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही एन इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड माने, तो देखते हैं कि यदि हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड जो हमारे तीनों समीकरण हैं, इन तीनों समीकरणों का वर्ग करके इनको जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम यदि इन तीनों को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, चलिए यहाँ देखते हैं। इनको तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम यहाँ भी वाई स्क्वायर अपॉन में ये पूरा, और यहाँ भी जेड स्क्वायर अपॉन में ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ मतलब ये है, देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन है, दिक् कोसाइन है, उनमें एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, अब क्या है, आगे देखते हैं। आगे चलिए, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं द्विक अनुपात। ये दो अनुपात क्या होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन, द्विक कोसाइन, ये द्विक कोसाइन क्या होते हैं, इनको हम लिखते हैं एल या फिर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही एम कॉस बीटा, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन कॉस गामा
या फिर इसको लिखते हैं जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे दिक् अनुपात क्या होते हैं। तो दिक् अनुपात क्या होते हैं, यदि कोई वेक्टर है हमारे पास, कोई वेक्टर है, मानकर चलते हैं उसके दिक् अनुपात क्या हो, मानकर चलते हैं उसके दिक् अनुपात ए बी और सी है, मानकर चलते हैं उसके दिक् अनुपात ए बी सी है। तो हमारा जो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन है उसमें संबंध होता है, क्या संबंध होता है कि एल बराबर ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम अपॉन बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होते हैं जो ए बी सी है, इनको कहते हैं दिक् अनुपात, और जो एल एम एन है उनको कहते हैं दिक् कोसाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, देखिए लोगों को जो दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में डाउट रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए, ए बी सी है उनको हम कहते हैं दिक् अनुपात, और जो एल एम एन है उनको कहते हैं दिक् कोसाइन। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम जो हमने अभी पढ़ा दिक् कोज्या, उस पर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमारा वेक्टर है आर वेक्टर, ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसमें क्या है, जो ये हमारा वेक्टर है, इसमें जो ये हमारे देखिए, चलिए पहले हम इससे पहले आपको एक चीज़ और समझाते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यदि कोई वेक्टर है, मानकर चलते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है आर वेक्टर, वो है एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप ना लेकर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये यदि हमारे पास कोई वेक्टर है तो इसमें क्या होता है, यदि हमको इसके सदिश घटक और अदिश घटक लिखनी है तो कैसे लिखते हैं। यदि हम आपसे बात करें सदिश घटक, तो सदिश घटक क्या होते हैं, सदिश घटक क्या होते हैं कि जो सदिश घटक हैं, जो हमारे जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम जो भी ये हमारे पार्ट है आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप के कैप सहित हम इनको यदि अलग अलग कर लिखते हैं, यदि हम इनको अलग अलग कर लिखते हैं तो वो होंगे हमारे सदिश घटक। जैसे यदि इनके सदिश घटक क्या होते हैं, एक्स ए आई कैप कॉमा बी जे कैप कॉमा सी के कैप। ठीक है, और यदि हम अदिश घटक की बात करें, अदिश घटक, तो अदिश घटक क्या होंगे, ए बी सी। अदिश घटक में आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेने हैं, और सदिश घटक में आई कैप जे कैप के कैप के साथ लेने हैं। ठीक है, ये हैं सदिश घटक और ये हैं अदिश घटक। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि, और हाँ, जो ये हमारे अदिश घटक होते हैं, ये हमारे जो किसी भी सदस्य के अदिश घटक होते हैं वो ही हमारे दिक् अनुपात होते हैं, वो हमारे दिक् अनुपात होते हैं, यानी कि जो हमारे ए बी सी है यही हमारे दिक् अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ से हमको यदि हम जो हमारा वेक्टर है यदि हम इसको यहाँ से तुलना करें तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो यहाँ से हमारे जो दिक् अनुपात हैं, दिक् अनुपात ए बी सी, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। तो हमने अभी हमने आपको बताया जो फार्मूला है एल एम एन और ए बी सी में संबंध, तो हमको दिक् कोज्या यानी कि एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और एम इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रूट। ऐसे ही एन इज इक्वल टू होता है सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए तो पहले हम यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ निकालते हैं साइड में। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका रूट। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर और इस सारे का रूट। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर प्लस के 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 6। अब यहाँ पे वैल्यू रखें तो ए की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू रूट 6, इसकी वैल्यू रूट 6, यहाँ पे भी वी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 6, सी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे होगा -2 अपॉन में रूट 6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि हमको यदि किसी भी बिंदु के हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और उससे हमको एक सदस्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं। जैसे यदि हमारे पास कोई भी स्थिति सदस्य है, जैसे हमारे पास एक स्थिति सदस्य है ओ ए वेक्टर मानते हैं कि A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक है। और एक और स्थिति सदस्य है ओ बी वेक्टर, वो है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो यदि इससे हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो देखिए ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। लास्ट वाले में से पहले वाला घटाना है, तो इससे हमारे जो है ए बी वेक्टर आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो A2 I कैप और प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, बीच में माइनस, यहाँ पे A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, और यहाँ पे माइनस से अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे। क्या होगा, माइनस के A1 I कैप माइनस के B1 J कैप माइनस के C1 K कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें I कैप कॉमन, तो क्या होगा A2 माइनस A1 I कैप प्लस B2 माइनस B1 J कैप प्लस C2 माइनस C1 और K कैप, ठीक है। ये हमारा ए बी वेक्टर होगा, ठीक है। और यदि हमको बी ए वेक्टर निकालना है, देखिए यदि बी ए वेक्टर निकालना है तो देखो, यदि ए बी वेक्टर से बी ए वेक्टर में जाना है तो कुछ नहीं, इसका बस चिन्ह पलट देंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले वाले में से दूसरे वाला घटाएंगे, तो A1 माइनस A2 I कैप प्लस B1 माइनस B2 J कैप और प्लस C1 माइनस C2 K कैप, ठीक है। ऐसे हम यदि कोई भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उससे हम एक वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास जो भी बिंदु दे रखे हैं और उससे हमको वो जो वेक्टर निकालना है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आगे देखते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि सदस्यों का योग नियम, कि हमारे जो सदस्यों का योग नियम है वो क्या है। सदस्यों का योग नियम क्या है, इनको जब हम सदस्य को जोड़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो नियम होते हैं, एक त्रिभुज का नियम और एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। एक त्रिभुज का नियम होता है और एक समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं त्रिभुज का नियम क्या है। तो त्रिभुज का नियम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा और दो भुजा, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में हो, ठीक है, यदि ये ए है और ये बी है, तो जो तीसरी भुजा है वो उन भुजाओं के विपरीत होगी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में हैं तो तीसरी भुजा और इसके विपरीत है, तीसरी भुजा इसके विपरीत है, तो जो तीसरी भुजा है, जो हमारी तीसरी भुजा है वो ही एक जो समान दिशा वाली भुजा हैं उनका योगफल होगा। जैसे यदि हम इसको ए वेक्टर माने, उसको बी वेक्टर माने, तो ये जो हमारा ए सी होगा ये होगा ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए सी वेक्टर है वो होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज का नियम है ये क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि यदि हमारे जो सदस्य हैं वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, जो हमारे सदस्य हैं वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो उनका जो परिणामी आएगा उनके विकर्ण पर। जैसे यदि ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो जो ये हमारा विकर्ण है ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो परिणामी क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, समझ में आ गई। ये है जो त्रिभुज का योग नियम, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रखते हैं। इसका पार्ट 2 कल होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब आपके लिए अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। थैंक यू।